इनकी बात बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को की बात करेंगे। अगर हम बात करें कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, इस टर्म का यूज सबसे पहले कब हुआ था, तो ये बात है सन 1937 में आर्क बिशप ऑफ सेंटेब्यूरी के कॉस्मो गॉर्डन लैंग ने इस शब्द का, इस टर्म का यूज किया था। और ये किस रेफरेंस में किया था? ये था गुएरेनिका के ऊपर हवाई बम्बार्डमेंट, यानी हवाई बम वर्षा स्पेन में जो हुई थी, उसके एवज में ये टर्म हमारे सामने आया था। क्योंकि उस समय तक संभवतः किसी को न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्पेन में विनाश हुआ था। तो इस वजह से इसको कहा गया था कि ये सामूहिक विनाश के हथियार हैं, या इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में मानव जीवन की हानि हुई होती है या हुई है। अब बात सर करते हैं। जी। सर वो जो 1937 का आपने नाम लिया था वो एक बार रिपीट कर दिए प्लीज। 1937 में लिख लीजिए, कॉस्मो गॉर्डन लैंग। ये स्कॉटिश थे, आर्क बिशप रहे हैं, आर्क बिशप ऑफ सेंटेब्यूरी। इन्होंने इस टर्म का यूज किया था, और ये इस रेफरेंस में किया था कि जो गुएर्निका स्पेन में जो बम्बार्डमेंट, एरियल बम्बार्डमेंट हुआ था या हवाई हमला हुआ था, हवाई बम वर्षा की गई थी, उसके उसके एवज में ये बात सामने हमारे आई थी, ये टर्म हमारे सामने आया था। जी तो चूंकि यहाँ तक तो 1937 तक तो न्यूक्लियर वेपन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बाद में आए हमारे पास। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन जब आए, सॉरी, न्यूक्लियर वेपन से पहले की बात कर रहे हैं अभी। अभी हम बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन के बाद बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल वॉर की, केमिकल वेपन्स की। केमिकल वेपन्स का सबसे पहला प्रयोग, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। केमिकल मतलब रसायन, रासायनिक गैसें, ऐसी घातक रासायनिक गैसें जिनसे, जिनको सिर्फ इनहेल करने मात्र से शरीर शिथिल हो जाए, बेहोशी आ जाए, या अंततः उसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह का कोई भी रसायन, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो, लिक्विड हो, या किसी भी फॉर्म में हो, दोनों में से किसी फॉर्म में हो, और इस तरह से अगर वो यूज होता है और उसका इफेक्ट ऐसा हो कि बड़ी मात्रा में सैनिकों को हानि पहुंचाई जा सके, तो इस श्रेणी के जो भी केमिकल होंगे वो सब केमिकल वेपन की के उसमें रखे जाएंगे। बात करते हैं केमिकल वेपन। फर्स्ट यूज हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दिखाई दिया था, जो जिसके कारण बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु वहां पे हुई थी। लेकिन उसके कुछ बैड इफेक्ट्स थे। वो मतलब इस वेपन का बैड इफेक्ट ये था कि जिसने चलाया, हो सकता हो उसी के ऊपर इसका असर हो जाए, क्योंकि ये वायु द्वारा नियंत्रित था, या वायुमंडल में हवा जिस तरफ भी चलेगी वो गैस उस तरफ ही जाएगी। ठीक है। एक
जी। अब आते हैं हम करते हैं अब बायोलॉजिकल वेपन्स की। तो केमिकल वेपन में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, सीधे ऐसे हानिकारक केमिकल जो संपूर्ण मानव जाति के लिए या अधिकांश जनसंख्या को एक ही बार में खत्म कर दे, ऐसे केमिकल्स हमारे केमिकल वेपन की श्रेणी में आएंगे। ये मास डिस्ट्रक्शन के वेपन कहलाएंगे। बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल वेपन की। बायोलॉजिकल वेपन कोई अछूता बिंदु नहीं है। आप वर्तमान में भी इसका अनुभव कर सकते हो, चूंकि वैसे तो केमिकल वेपन का प्रभाव या कह लें नाभिकीय वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स का प्रभाव हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, सिर्फ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल वेपन ऐसे अगर कोविड को हम मान लें, कोरोना वायरस को अगर हम एक बायोलॉजिकल वेपन मान लें, तो आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या होगी। आप चाहें या ना चाहें, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज घूमती रहेगी, ये वायरस कहाँ से और कैसे हमारे तक पहुंच जाएगा, ये हम खुद भी नहीं जानते। तो इसकी सत्ता को आप अनुभव कर सकते हैं। और जिस टॉपिक को हम आज पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, यहाँ विश्व शांति की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे विश्व में अशांति फैला चुका है। आपका कोरोना वायरस, ये भी एक तरह का हम बायोलॉजिकल वेपन मान सकते हैं, लेकिन अभी इसमें संशय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना ने इसको बनाया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये विवाद का विषय है, अभी जांच का विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बायोलॉजिकल वेपन होते हैं तो वो कुछ इसी तरह से होंगे, जो पानी के जरिए या भोजन के जरिए या फिर आपके एक दूसरे से हवा के जरिए भी आप तक पहुंच सकते हैं और व्यापक विनाश मचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम रेडियोलॉजिकल वेपन की बात कर लेते हैं। इस वेपन में और न्यूक्लियर वेपन में अंतर पहले समझ लेते हैं। न्यूक्लियर वेपन में दो तरह के विनाश हमको देखने को मिलते हैं। पहला, एक तो उसकी अग्नि या ऊर्जा की जो शक्ति दिखती है, जिसको हमने हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा, जो 5 मील का जो दायरा था जहां पर ये बम गिरा था, 5 मील का दायरा, सोचिए, जलने की तो बात दूर है, वाष्पित हो गया था। वाष्पित होने का अर्थ समझ रहे हो कि भाप बन गया था, इतनी ज्यादा ऊर्जा वहां पर थी। तो आप उस स्थिति को महसूस करिए कि आदमी या कोई भी चीज पहले जलती है, तरल में बन सकती है और तरल के बाद वो वाष्प में बनेगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि कोई भी ठोस वस्तु अचानक से ही सेकंड के 10वें हिस्से या 100वें हिस्से में ही वो वाष्पित हो गई। तो आप उस ऊर्जा का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आती है उसके बाद फैलने वाला उसका रेडियो एक्टिव विकिरण, जो सालों तक, और वर्तमान में देखा जाए तो आज भी जापान में ये रेडियोलॉजिकल या कह लीजिए विकिरण का प्रभाव हमें उनके अगली पीढ़ियों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन और रेडियोलॉजिकल वेपन में क्या अंतर है। रेडियोलॉजिकल वेपन ऐसा वेपन होता है जिससे सिर्फ विकिरण को प्रसारित किया जाए, हानिकारक विकिरण को प्रसारित किया जा सके, वो आता है आपके रेडियोलॉजिकल वेपन के तहत। ये नया टर्म अभी कोड हुआ है इधर बीच, क्योंकि अब चूंकि सारे देश न्यूक्लियर वेपन को हानिकारक बता रहे हैं, तो कुछ देश सोच रहे हैं ठीक है, चलो न्यूक्लियर वेपन ना बनाते हो, हम एक ऐसा वेपन बना लें जिससे जो दिखाई हमको ना दे, यानी उसकी विध्वंसकता हमको ऊर्जा के रूप में, आग के रूप में या इस तरह के रूप में ना दिखाई दे, आवाज के रूप में ना दिखाई दे, लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम
कर सके। यानी विकिरण को अगर एक बार रिलीज कर दिया जाए या रिलीज कर दिया गया, तो वो विकिरण बहुत दिनों तक किसी स्थान पर किसी विशेष स्थान या दूसरे वहां से दूसरी जगह पर प्रसारित हो सकता है, और बिल्कुल साइलेंटली। इसके बारे में लोगों को पता तक नहीं चलेगा। तो ये भी बहुत ही खतरनाक वेपन है, और इससे भी पूरी मानव जाति को कह लें या अधिकांश जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है अगर इसको यूज किया जाए। तो ये भी हमारी वर्ल्ड पीस यानी कि वैश्विक शांति के लिए खतरा है। तो हमने मास डिस्ट्रक्शन की बात कर ली है यहाँ पे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 4 कैटेगरी में, चारों का। हाँ बिल्कुल, अभी मैं लेता हूँ क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं, अब चारों की चूंकि हम बात कर लिए हैं, और इन सब का एक ही लक्ष्य यहाँ दिखता है कि संपूर्ण विनाश कैसे हो, या इन चारों से ही संपूर्ण विनाश हो सकता है। ठीक है, तो अगर संपूर्ण विनाश हो सकता है और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की, तो इनको खत्म करने की बात भी सामने आएगी हमारे सामने। या यूं कहें तो फिर हम क्यों बना रहे हैं ये, हम क्यों बना रहे हैं ये? तो इसका सीधा सा उत्तर है, एक दूसरे के प्रति जो हमारी ऐसी सोच है, या संदिग्ध सोच कह लें, या कह लें शक्ति की चाहत, शक्ति प्राप्त करने की चाहत जो है, ये इस समस्या को इन वेपन्स के प्रसार को या बनने से नहीं रोक पा रही है। जबकि आप सभी जानते हो ढेर संधियां हो चुकी हैं अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग वेपन्स के लिए, फिर भी उसका कोई नतीजा आज तक आपके सामने नहीं आया। ठीक है, हाँ अभिषेक आप पूछिए आप। सर रेडियोलॉजिकल वेपन्स के पास कोई एग्जांपल है सर, कौन से वेपन से ये? वेपन का नाम यहाँ नहीं क्या कहते हैं हम बता सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य, या यूं कह लें, इवन आप ये सोचो, इस तरह समझो, हैवी वाटर की बात करते हैं हम, जब भी हम बात करते हैं हैवी वाटर की, तो जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है, या यूं कहें कि उससे निकलने वाला वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट, वो भी रेडियोलॉजिकल मैटर होता है, जो भूमि के अगर भूगर्भ में भेजा जाता है, यानी कि भूमि के अंदर उसको डाला जाता है, तो वहां के इन्वायरमेंट को वो हानि पहुंचा सकता है। अगर वो जमीन पर फैलाया जाता है तो वो जमीन बंजर हो सकती है या हो जाती है, या फिर उसके आसपास रहने वाले लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां या इवन कैंसर, मोस्ट जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादातर होना शुरू हो जाती हैं। इसका कहीं लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं विकास की अंधी दौड़ में हम उन मूल्यों को भूल जाते हैं जिस पे आज यहाँ तक अब मानव जाति विकास करते हुए आई है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। कोई और इस पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, अगर कोई इस पर काम करना चाह रहा है तो वो भी मुझे पूछ लेगा कि हम किस पर काम कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए इसमें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं आपका, क्योंकि देखिए ये टॉपिक खाली जानकारी के लिए नहीं बताया जा रहा है आपको, ये टॉपिक इसलिए बताया जा रहा है कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए, यानी कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में ये जो नीचे अभी मैंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कही, ये कितने बाधक हैं, और इनकी वजह से ही आज हम जो विश्व शांति का सपना देख रहे हैं ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका है मिसाइल डिफेंस। जैसे कि नाम से ही एकदम स्पष्ट है कि मिसाइल से रक्षा। अब भाई मिसाइल से रक्षा क्या है? मिसाइल तो खुद ही रक्षा करती है किसी देश की,
तो यहाँ बात आ रही है दूसरे देश की मिसाइल को हम अपनी मिसाइल से कैसे हवा में या आउटर एटमॉस्फेयर में कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है मिसाइल डिफेंस। ये एक प्रतिरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है जिससे हम दूसरे या शत्रु देश की मिसाइल को वायुमंडल में या आउटर स्पेस में, अगर लंबी दूरी की कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं पर उसको हम ध्वस्त कर सकें। क्या कोई बता सकता है कि अभी तक इस तरह की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी संपूर्ण विश्व में कितने देशों के पास है? इजराइल के पास है, अंदाजा लगाइए। रशिया, इजराइल, रशिया, यूएसए, चाइना चाइना के पास है। कंप्लीट जो है वो तो वही, बाकी तो एयर टू एयर तो वो अलग है, एक्स्ट्रा आकाश और हुआ है सर, तीन कितने गए? 4-5 करके इजराइल, यूएसए, सॉरी रशिया, चाइना, इंडिया। बिल्कुल सही। यानी कि आपको जानकारी है कि इंडिया के पास भी खुद का मिसाइल डिफेंस है। यस, इंडिया ने विकसित कर लिया है, या यूं कहें कि किसी से साझा कर लिया है। ठीक है, तो किससे साझा किया है हमने? या कह लीजिए ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए, रशिया के साथ हमने किया है और उसकी मदद से हमने अपना मिसाइल डिफेंस तैयार किया है। हमारे यहाँ मिसाइल डिफेंस में कौन सी मिसाइल इसका इस्तेमाल हो रहा है, कोई बता पाएगा? थोड़ा सा तेज बताएंगे, मुझे तेज सुनाई नहीं दे रहा। आकाश नहीं, देखिए आकाश जो है, आकाश है एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वो। और हम यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब आप जो कह रहे हो उसका आकाश को पहले समझ लीजिए, फिर आपको अंतर समझ में आएगा। आकाश जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र हमारा मिसाइल है। तो हवा से हवा में किसको मार करना, किसको मार गिराना? किसी वायुयान, ठीक है, लेकिन किसी मिसाइल को गिराना आकाश के बस की बात नहीं है। और खास तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से अगर आपके ऊपर आक्रमण किया गया हो तो उसको आकाश डिफेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके लिए भारत के पास जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो अपग्रेडेड वर्जन है हमारे पृथ्वी का है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है उसमें जो मिसाइल यूज होती है वो हमारी कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी। जो हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम था, 5 मिसाइलों का, आपको याद होगा, पढ़ा है आपने। कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल। ठीक है, सभी को मालूम है ये बात कि नहीं? यस। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम ये मान के चल रहे हैं, आप ये सब पढ़ के या आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर, ये हमने आपको लगे कि आपको समझाना चाहिए, समझा दीजिए हम लोगों को, ठीक है? नहीं, वो कॉल आ गई ना ऐसे। हाँ, तो कहाँ पे थे भाई? फोन ऑन बहुत आते रहते हैं भाई, कुछ जरूरी भी रहते हैं, उठाना पड़ता है। जी,
हम लोग थे, हाँ, मिसाइल डिफेंस की बात कर रहे थे। सर आपसे ये करना हो कि आप ये एग्री करके ना चलिए कि हमें कुछ आता है, जो आपको इम्पोर्टेंट टर्म लगे वो आप हम लोगों को समझाइए। हाँ, तो वही चीज हम यहाँ बताने, देखो कोई हमको, देखिए हम ये आप हमारे सामने बैठे हो, देखिए आप एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पे नहीं डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर हो वर्तमान में, और आपकी सोच को डेवलप करना हमारा काम है, क्योंकि आपके कोर्स वर्क में डिफेंस स्टडीज से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आप इन बिंदुओं को, संभावनाएं बन सकती हैं, रिसर्च की संभावनाएं हो सकती हैं, या आपका कोई इंटरेस्ट जग सकता है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चूंकि देना जरूरी है कि आपकी क्लास है, तो इसलिए मैंने दिया है वो। तो मैं वही मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें कौन सी मिसाइल इस्तेमाल हो रही है, पृथ्वी का यूज हम कर रहे हैं, जिसका हमने प्रॉपर टेस्ट किया जा चुका है, और इससे हम किसी दूसरे देश की आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड कर सकते हैं, यानी हमारी धरती पर या भारत देश पर वो आईसीबीएम यानी शत्रु देश की आईसीबीएम गिरने से पहले ही उसको हम वायुमंडल पे क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी मार गिरा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप एंड रेंज ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टेड, मतलब ये जो मिसाइल डिफेंस है, जो मिसाइलें होती हैं जो इंटरसेप्ट करती हैं, ये कितनी तरह की हो सकती हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका स्ट्रेटेजिक, एक है थिएटर, और एक है टैक्टिकल। ये 3 इंपॉर्टेंट आप ये लिख लीजिए, ये मिसाइल डिफेंस में चूंकि आता है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि एक हमारा मिसाइल होंगी जो इसमें यूज हो रहे हैं मिसाइल डिफेंस में, वो एक स्ट्रेटेजिक होंगी, जिसमें रशिया की A135 सिस्टम जो है, रशियन A135 सिस्टम इस कैटेगरी में या इस टाइप में आता है, ठीक है। इससे ट्रेवलिंग होती है लगभग, ये लॉन्ग रेंज की है, ध्यान रखना इसका रेंज लॉन्ग है, आईसीबीएम श्रेणी है इंटरकॉन्टिनेंटल, और इसका ट्रेवल है यानी कि इसकी यात्रा है वायुमंडल में 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 7 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लॉन्ग रेंज होती है। इस समय रशियन A135 सिस्टम जो है वो इस समय स्ट्रेटेजिक इस तरह की सिस्टम जो है वो रशिया के पास है। दूसरा जो है ये है मीडियम रेंज की मिसाइलें इसमें रखी जाती है, इसको बोलते हैं थिएटर कैटेगरी में डाला गया है। इनका जो ट्रेवल है, इनकी जो यात्रा है वायुमंडल में, वो है 3 किलोमीटर पर सेकंड का। ये मीडियम रेंज मिसाइल है, ठीक है। इसमें रशियन अमेरिकन की थार्ड, इजराइल की एरो मिसाइल, और रशिया की S-400, इजराइल की एरो मिसाइल, अमेरिका की थार्ड THAAD, और रशिया की है S-400, इस कैटेगरी में आती है। एक तीसरी कैटेगरी है आपकी टैक्टिकल। ये शॉर्ट रेंज की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हम यूज करते हैं मिसाइल डिफेंस में। इनका जो ट्रेवल है, इनकी जो यात्रा है, ये 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपनी यात्रा को कंप्लीट करती है। 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 km पर सेकंड
और ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज। टिपिकली इनकी रेंज है 20 से 80 किलोमीटर। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें अमेरिका की आती है MIM-104 पैट्रियट, सर दोबारा बोलिए। और इसमें अमेरिका की है MIM-104 पैट्रियट, पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पैट्रियट मिसाइल बोलते हैं अमेरिकन। उसका पूरा नाम है MIM-104 पैट्रियट। और रशियन यानी रशिया की आती है S-300V, S-300V फॉर वैन। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके टाइप की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि चूंकि वर्ल्ड पीस की हम बात कर रहे हैं, तो अच्छा, पहले आप ये बताइए कि मिसाइल डिफेंस को वर्ल्ड पीस से आप जोड़ सकते हैं, या सिक्योरिटी से तो जोड़ सकते ही हैं। ठीक है, कोई मुझे बता पाएगा कि मिसाइल डिफेंस किसी देश के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है, इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो किस आधार पे आपने कहा बनाना चाहिए, क्यों? कुछ हमारे ऐसे नेबर कंट्रीज हैं सर, जिनसे हमारे लगातार झड़प होती रहती है, और उन कंट्रीज के पास ऐसे मिसाइल हैं जिनसे वो हमारे देश पे हमला कर सकते हैं किसी भी बात पर। तो उनसे डिफेंस करने के लिए हमें ऐसा अपना सिस्टम तैयार करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि हम ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे पड़ोसियों से हम घिरे हुए हैं जिनसे हमारे संबंध हमेशा उतार चढ़ाव के रहे हैं, और कुछ तो एकदम दुश्मनी मान के ही बैठे हैं। उनसे चाहे जितना आप मित्रता की बात कहो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए खास तौर पर महाशक्तियों के पास ये मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो भारत को भी अपने लिए ये डेवलप करना जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड पीस के लिए तो नहीं, कम से कम इंडियन पीस के लिए तो चाहिए कि भारत में शांति बनी रहे, या इस तरह का कोई मिसाइल का हमला कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर ना कर सके। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सिस्टम। ठीक है, तो और कुछ इसमें ज्यादा खास नहीं बचा है। तो और किसी को इस मिसाइल डिफेंस पे कोई भी थोड़ा सा कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे एक बार बताएगा या पूछ लेगा मुझसे, तो जिससे कि मुझे तो भी लगे कि ठीक है, कुछ हो सकता हो एस्पेक्ट छूट गए हों, क्योंकि समय हमारे पास कम है और कई सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा आ रही हो? सर, यदि भारत S-400 ले रहा है तो उससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? ये वही प्रॉब्लम है कि आपके पड़ोसी के पास जो चीज है आप भी वही खरीद लेते हो, तो पड़ोसी को लगता है कि यार ये तो हमारे बराबर आ गया। बात समझ गए? बिल्कुल साधारण भाषा में है ये बात, कि आपके पास कार नहीं थी और आपके पड़ोसी के पास कार जब तक थी, मतलब जब तक है, मतलब पहले थी, तो पड़ोसी आपको क्या समझ रहा था? गरीब समझ रहा था।
या यूं कह लें हीन भावना से देखता था कि भाई उनके पास तो कार नहीं है, मेरे पास कार है। लेकिन अगर आपने कार खरीद ली तो क्या मन में आएगा? अब मैं एक हेलीकॉप्टर खरीद लूं, आपके पड़ोसी के दिमाग में आएगा। ठीक है, तो अमेरिका को प्रॉब्लम यही है इसमें कि अभी तक रशिया के साथ वो सोच रहा था कि रशिया के पास मिसाइल डिफेंस है तो हम रशिया से ही लड़ें, या बाकी जिनके पास नहीं है उनको हम थोड़ा सा डरा धमका के रखें। ठीक है, तो जब इंडिया के पास आ गया तो क्या अब इंडिया डरेगा अमेरिका से? नहीं डरेगा। बस यही मेन कारण है कि एक अमेरिका तरफ को। सर वो काउंटर करना चाहते हैं जी, और इसके बावजूद चाहते हैं कि भारत के पास ऐसा कुछ ना है, तो फिर कैसे काउंटर कर सकेंगे? हाँ, ये बात मैं वहीं से आपको थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा कि जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण अपना किया था और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने, और यूं कहें मेनली अमेरिका की बात करते हैं, उन्होंने हर तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे बनने हैं, क्या है क्या नहीं है, उन सब पे, फ्यूल पर, न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसका, उस पर हर चीज पर रोक लगा दी थी। बस यही कारण था कि कोई मेरे बराबर ना आ पाए या मेरे से सभी लोग नीचे ही रहें, हमारे बराबर ना आ पाए। बस यही एक कारण है। अमेरिका का हर उस बात पे विरोध रहता है जब उसको लगता है कि कोई देश हमारे बराबर या हमारे समकक्ष आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है किसी के मन में? सर ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी की, ये कितनी कारगर है? फिलहाल अभी तक जो टेस्ट किए गए हैं उनके हिसाब से देखा जाए, और हम अपने वैज्ञानिकों पर हमें पूरा भरोसा भी है कि लगातार इसको परिष्कृत करते रहेंगे। और भरोसे की बात अगर कहें तो अगर साइंटिफिकली कहें तो वो तो नियमों पर आधारित है, और कुछ दुर्भाग्य ही हो जाए तो ही हो सकता हो कि हमारा मिसाइल डिफेंस कमजोर पड़ जाए, नहीं तो ये 100% कारगर है फिलहाल अभी तक। तो अगर मिसाइल डिफेंस हमारा 100% कारगर होता है तो इसका मतलब मिसाइल डेवलपमेंट पे जो भी काम किया जाए तो वो निष्प्रयोजन ही सिद्ध होगा। फिर से मुझे बताइए, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में रुक गई थी। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 100% एक बार फिर से। सर कहना चाह रहे हैं कि S-400 के थ्रू ये बिल्कुल कारगर हो जाती है 100%। तो यदि हम इस सिस्टम पे काम करना चाहें तो नहीं, प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों ने मिसाइल डिफेंस का सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है, उसके साथ में अन्य देश और भी बहुत सारे देश हैं जो अपने मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने की चीज में है। ये किसी चीज के प्रति हम सुरक्षा नहीं, देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। जो हम लोग पढ़ते थे कवच रहित काल, जो कि लगातार अल्टरनेट होते रहे हैं। तो अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम ये कहें कि मिसाइल के अगेंस्ट में कवच डेवलप कर लिया गया है, तो क्या वही आयु जिनके लिए कवच बन चुका है वो 100% इफेक्टिव है, तो क्या उसका काम होगा अथवा यह विश्व शांति की ओर लेके जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर हम, ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। देखिए हम किसी चीज का डेवलप या किसी वेपन का अगर डेवलपमेंट करते हैं या डिफेंस सिस्टम को डेवलप करते हैं, देखिए एक चीज समझिए, सीधी सी बात है, क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर एक तरफ 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो रशिया को लगा कि भाई ये तो हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हुई? रशिया ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। ठीक है, और इसी को आगे चलकर हम एक टर्म यूज करते हैं, आर्म्ड रेस।
यानी कि शस्त्रों की दौड़ का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर यह बात जो कही जा रही है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की मिसाइल को मार गिराने का एक ऐसा अचूक हथियार है जो उस देश पर होने वाले मिसाइल आक्रमण से उस देश को बचा सकता है। अगर हम यूं इसको जस्ट उल्टा करके देखें कि हमें मिसाइल डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने, या कह लो हम ही ने या हमारे जैसे देशों ने पहले मिसाइलें बनाई। अगर मिसाइलें ही ना बनती तो ये मिसाइल डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर जिस जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की, तो वो वर्ल्ड पीस हम स्थापित कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने क्या बोला, असंतोष की भावना, संशय की भावना, एक दूसरे के प्रति रहना, इस कारण से आज ये ना हम आर्म रेस रोक पाए हैं, ना हम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर पाए हैं पूरी तरह से। कोई ना कोई देश, अभी आप देख रहे हो नॉर्थ कोरिया की बात देख रहे हो, किम जोंग उन की आप डेली न्यूज सुनते ही हो, तो रोज नई मिसाइल टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल ये जैसे होता है ना, यक्ष प्रश्न भी है कि आखिर ये विश्व शांति कब स्थापित होगी, ठीक है। तो हम परिस्थितियों के साथ अपनी चीजों को ढालने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश हम जरूर कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, जो भी अभी तक हो गया वो ठीक है, और आगे हम ना करें। अगर हम यूएनओ इस बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए या सभी देशों को यह समझा पाए, तो मेरे ख्याल से विश्व शांति जरूर स्थापित हो सकती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक आपका टॉपिक एक लैंड माइन का है। लैंड माइन यानी कि सुरंगें, जो अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं अगर इसको, तो आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, सभी ने देखी है बॉर्डर पिक्चर? यस सर। तो उसमें एक शब्द युद्ध, एक वेपन के बारे में यूज किया गया था, एंटी टैंक माइन। एंटी टैंक माइन जिसको जो हमारे टैंक्स हैं उनके नीचे, अगर टैंक उनके ऊपर से गुजरता है तो वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई एंटी टैंक माइन, लेकिन हम बात कर रहे हैं लैंड माइंस की बात कर रहे हैं। तो लैंड माइंस में दो तरह की लैंड माइंस हम सामने देखते हैं, अपने दो तरह की लैंड माइंस हमारे सामने आती हैं। एक है जो सिर्फ मानवों को किसी एरिया से दूर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मानव का जितना वेट होता है, ह्यूमन वेट जितना होता है, उस वेट के बराबर अगर कोई वेट उसके ऊपर पड़ता है तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसका प्रमुख कार्य अगर हम एशियन टाइम में देखते हैं, प्राचीन समय में अगर हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, यानी कि जब हमको गन पाउडर यानी बारूद के बारे में ज्ञान नहीं था, तो रोमन एम्परर्स ने एक तरह का ये माइन बनाई थी, और वो माइन कुछ इस तरह की थी, आप कुछ साधारण भाषा में इस तरह समझो कि अगर रोड के किनारे एक बबूल का पेड़ है तो उसके कुछ कांटे जमीन पर गिर जाते हैं, और हम अगर राह चलते हुए जा रहे हैं तो हमारे पैरों में लग सकते हैं। तो मेटल का एक ऐसे ही स्पाइक, को स्पाइक कहेंगे, स्पाइक मेटल के बना के सरहद के पास या सरहद के कुछ एरिया में इनको फैला दिया जाता था, जिससे उस पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति का पैर जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता था, या उसको चोट लग सकती थी और वो चलने में अक्षम हो सकता था। तो जब तक गन पाउडर
नहीं था तब तक लैंड माइंस का जो स्वरूप था हमारे पास, हमारे यहाँ यही था कि एक स्पाइस मेटल की बनाई गई, होता हो कई जगहों पर उसको जहरीला करने की बात, जहरीला करके भी ये स्पाइस को जमीन पर बिछाया जा सकता था जो आंखों से ना दिखाई दे, और उस पर अगर कोई सेना या सैनिक पैदल चल के जाता है या कोई आम नागरिक भी पैदल चल के जाए तो उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए। फिर जब आया गन पाउडर, जब गन पाउडर आ गया तो हमने देखा कि क्योंकि आप जानते हैं कि गन पाउडर का खोज कहाँ हुई थी, कोई बता पाएगा? गन पाउडर की खोज क्या हाँ बिल्कुल सही, चाइना ने सबसे पहले गन पाउडर को खोजा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं 1277 के आसपास की बात, 13वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, और आपको स्पेसिफिक मैंने जो एक ये ईयर बताया है 1277। तो सबसे पहले चाइना ने इसको यूज किया था बैटल ऑफ जोहांगडू में, ZHONGDU, जोहांगडू, बैटल ऑफ जोहांगडू में सबसे पहला इनॉर्मस बॉम्ब इसको बोला जाता था, तब माइन वर्ड का यूज नहीं था, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका यूज किया गया, और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लू जिंगजिया को। और गन पाउडर का पहला यूज जो है वो आपकी 13th सेंचुरी में मिलता है, वही 13th सेंचुरी मैंने अभी बताया, 1277 की बात जो मैं कह रहा हूँ ईयर में। ठीक है, फिर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसका विकास हुआ लगभग 1573 के आसपास आके। लैंड माइंस या माइंस के रूप में जो यूज, ठीक है, ध्यान रखना जैसे जैसे माइंस का यूज हो रहा था यानी कि के बारे में हम जान रहे थे, तो उसकी विस्फोटक क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, पहले कम क्षमता का विस्फोटक, फिर थोड़ा सा और ज्यादा का, इसके बाद इतना ज्यादा का कि किसी भी ह्यूमन को या व्यक्ति को वो पूरी तरह से मार सके। पहले तो अंग भंग ही हो सकता था, होता था, लेकिन बाद में इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गए ये माइंस जो अंग भंग के अलावा उस व्यक्ति को पूरी तरह से मार भी सकते हैं। तो पहली कैटेगरी आई मानव के लिए निर्मित माइंस, सुरंगें जिस पर मानव का अगर विचरण होता है तो वो एक्सप्लोड कर सकती हैं। इसके बाद जब हम और परिष्कृत हुए तो हमारे सामने एक माइन आई, लैंड माइन में एंटी टैंक लैंड माइन, जो हमको स्पेशली जब हम कवच युक्त समरतंत्र में आ गए थे, जब टैंक का विकास हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में, लगभग आपको मालूम होगा 1916 की बात करते हैं, दौरान सोमे के संग्राम में पहला प्रयोग किया गया था। तो वहां पे हम एंटी टैंक की बात नहीं करेंगे, एंटी टैंक अगर माइंस की बात करेंगे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आके उसका उपयोग पूरी तरह से किया गया।
एक माइन आती है, क्योंकि हम लैंड माइंस की बात कर रहे हैं, तो हम वैसे तो नहीं यहाँ बताना चाहिए, लेकिन आप बता सकते हैं कि एक सी माइंस भी होती हैं या जल की माइन होती हैं, मरीन माइंस भी हैं यहाँ पे, जो पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती हैं। और वो आपने ये जर्मनी ने सबसे पहले इनका यूज किया था वर्ल्ड वॉर में, जो पानी के भीतर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की आवाज से या निश्चित दबाव में निश्चित दबाव में वो माइंस फट सकती हैं, या किसी भी अन्य वेसल के संपर्क में या अन्य जहाज के संपर्क में आते ही उसके धरातल पर टकराते ही फट सकती हैं और जहाज को निष्क्रिय कर सकती या डुबो सकती हैं। ठीक है, तो हमने तीनों के बारे में यहाँ जान लिया है। इनका यूज कई बार शुरुआत इसकी हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, और वर्तमान में भी अगर हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करें तो हम कहीं ना कहीं इन लैंड माइंस का यूज करते हैं सीमाओं के बराबर के क्षेत्र में, जिससे कि कोई घुसपैठ अगर होती है तो वो ना हो पाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ कोल्ड वॉर के दौरान जान ही रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी लगातार इनमें विकास होता जा रहा था। और ये यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, एंटी पर्सनल माइन, एंटी टैंक माइन, और खास तौर पे इनका ज्यादातर उपयोग आप देखोगे तो गुरिल्ला वॉरफेयर में वर्तमान में जो भी विद्रोही इस समय विद्रोह की स्थिति में या विद्रोह कर रहे हैं, वो आप अक्सर देखते होंगे कि सुकमा में नक्सलवादियों ने किसी भी सीआरपीएफ के ट्रक को माइंस लगा के उड़ा दिया। तो हाई एक्सप्लोसिव हैं, पूरी ट्रक को उड़ा सकते हैं ये, और जिससे बहुत जान माल की क्षति होती है। अब बात करते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पर जो हम टॉपिक जिस पर डिस्कशन चल रहा है, ये जो सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेट वो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही यहाँ पर विरोधाभासी शब्द हैं, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी। अगर हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो हथियार बनाने की बात आ जाएगी, और वर्ल्ड पीस की जब बात करेंगे तो हथियारों को खत्म करने की बात हम करने लगते हैं, क्योंकि तभी शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में जरूर चलाएंगे कि आखिर हम इस टॉपिक को किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। इसके पीछे इसमें कुछ ट्रीटीज वगैरह भी की गई हैं। एक मिनट देखिए, हाँ लाइट चली गई है। मेरा वीडियो अभी आ ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा लाइट डिम हो गई होगी। जी सर। एक अब ठीक है? यस सर। ठीक, कुछ ट्रीटीज भी इस पर हुई हैं। एक इंटरनेशनल कैंपेन हुआ था टू बैन लैंड माइंस कैंपेन, 1997 में भी बात आई थी इसकी। कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ यूज, स्टॉकपाइल, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइन, इसको हम ओटावा संधि भी कहते हैं। ये संधि हमारी जो फोर्स में आई थी 1999 1 मार्च को आई। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बच रहा है इसमें? बस ठीक है, लगभग ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन आ रहा हो। इसके लिए सर लॉज भी बनाए गए हैं ना? ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो भी लॉज हैं, जो कोई खास इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है यहाँ पे, ये सब पढ़ने के लिए मैटर आपके पास है। तो हम आगे बढ़ें और हम थोड़ा सा अब बात करेंगे स्मॉल आर्म्स, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल आर्म्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं। और अगर हम प्रोलिफरेशन की बात करते हैं तो प्रोलिफरेशन यानी कि विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार के छोटे हथियारों के विस्तार की बात करें तो विस्तार ऐसे तो होगा नहीं कि मेरे पास 2 छोटे हथियार हैं, चलो एक तुम ले लो, ऐसा तो नहीं होगा कभी। तो अल्टीमेट हम बात जो करते हैं वो करते हैं स्मॉल आर्म्स ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यापार की जब हम बात करेंगे तभी प्रोलिफरेशन की भी बात उसी में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल आर्म्स मार्केट भी कहते हैं, स्मॉल आर्म ट्रेड भी कह सकते हैं, और स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन भी इसको हम कहते हैं। स्मॉल आर्म्स से सीधा सीधा मतलब है जो ऐसे हथियार जो सिंगल यूज या किसी व्यक्ति विशेष के यूज के लिए किए जाते हैं, और ये छोटे हथियार होते हैं, ज्यादा घातक नहीं होते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर उपयोग हमारी सेनाएं करती हैं। अगर हम विद्रोही आतंकवादियों की बात करें तो वो भी इन आर्म्स का प्रयोग करते हैं। तो स्मॉल आर्म्स ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इलिसिट ट्रेड इन स्मॉल आर्म्स, इसकी बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि आप भी ये जान रहे हो कि ये ट्रेड 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है सरकार से सरकारों के बीच, जो कि लीगल है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया के सैनिकों को किसी बंदूक की जरूरत है, कोई वेपन, स्मॉल वेपन की जरूरत है, और उसने इजराइल से एक समझौता करके वो खरीद कर ली, तो ये तो ट्रेड हो गई, लीगल ट्रेड है ये, एक देश की दूसरे देश के साथ। लेकिन अब आती है बात ऐसे हथियारों की ट्रेड जो इलीगल हो। आतंकवादियों को पहुंचने वाले हथियार इस श्रेणी में आते हैं, जिनका मुख्य काम है किसी भी दूसरे देश में या अपने ही देश में अपनी सरकार के प्रति उनका इस्तेमाल करना, या अपने ही सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों के विरोध में उसका इस्तेमाल करना। तो 2 तरह की ट्रेड यहाँ पे हमारे सामने आई, एक लीगल है और एक इलीगल है, ठीक है। इसी पर यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे संबंधित, इलिसिट ट्रेड इन स्मॉल आर्म्स, स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, न्यूयॉर्क सिटी में 9 to 20 जुलाई 2001 में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, जानकारी के लिए है। इसके अलावा इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है 27 अगस्त to 7 सितंबर 2012, ये भी न्यूयॉर्क में की गई है।
अगर हम बात करें, एक स्मॉल आर्म सर्वे हुआ था 2007 में, तो एटलीस्ट 639 मिलियन फायर आर्म्स इस वर्ल्ड में या इस विश्व में हैं। कुछ डेटा और मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये लीगल या इलीगल दोनों मिलाकर? ये टोटल है, ये स्मॉल आर्म का सर्वे था। और इनका ये जो इनकी जो बढ़ोतरी है वो लगभग प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन की दर से लगातार बढ़ रही है, और जिसकी लगभग कीमत है 7 बिलियन $, वार्षिक, एनुअली। सर जो ये हम 639 बिलियन आर्म्स की बात कर रहे हैं, लीगल है या इलीगल, और लीगल दोनों को मिलाकर के हैं? बेसिकली ये डेटा जो है, ये डेटा आया है आपका यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है स्मॉल आर्म ट्रेड पर। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड हैं, ये लीगल ट्रेड्स की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि इलीगल का डेटा हमारे पास अभी नहीं आया, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं कि ये कहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। जी इसकी कॉस्ट क्या है? 8 बिलियन, सॉरी मिलियन तो पर 7 बिलियन $7 बिलियन 2007 में हर साल $7 बिलियन का, लगभग $7 बिलियन का लगता है। 7 बिलियन बहुत हो जाएगा। 7 बिलियन नहीं, उस पर ये 7 हो रहा, 7 बिलियन 2007 में बोला था। तो क्या साथ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्मॉल आर्म सर्वे हुआ था, उसमें ये निकल के आया था कि 639 मिलियन फायर आर्म्स एग्जिस्ट करती हैं अराउंड द वर्ल्ड। उनमें से 8 मिलियन गन्स का इंक्रीज है एवरी ईयर, और जो वो ट्रेड है दैट अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन। हाँ, बिल्कुल सही। मैं आ गया हूँ, और जो आपके मन में संशय आ रहा था वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो दर बताई है, किस रेशियो से, किस दर से बढ़ रहा है, वो उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पर ईयर 7 बिलियन की दर से, ये 7 बिलियन तो उसका कॉस्ट है, उसकी दर है, सॉरी पैसे हैं उसके, और लगभग 8 मिलियन की दर से वो बढ़ रहा है, और जिसकी कीमत आती है लगभग 7 बिलियन, जिस पर खर्च होता है, अगर कीमत नहीं कहेंगे, खर्च होता है पर ईयर 7 बिलियन। जी ठीक है, कुछ यहाँ पर हम कुछ देशों की बात कर लें थोड़ा सा, तो थोड़ा सही रहेगा कि कहाँ पर ये स्मॉल आर्म्स, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, कहाँ पर वर्ल्ड पीस को खतरा हो रहा है, उन देशों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला देश आपने नाम सुना होगा, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, या अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव कहें तो अफ्रीका के कुछ देश जो बेहद गरीब हैं, वहां पर इनकी चाहे तो वो लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से इन स्मॉल आर्म्स की ट्रेडिंग हो रही है, और उसके कारण अगर कहें तो
विश्व शांति को खतरा या कह लो शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, बात कर लें अगर, तो आपकी समझ से तालिबान को वेपन कहाँ से मिल रहे होंगे, कैसे आ रहे होंगे? इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड, बिल्कुल सही, इलीगल ट्रेड के थ्रू आ रहे हैं। और अफगानिस्तान के पास देने के लिए क्या है जिसके तहत ये आ सकते हैं? बिल्कुल सही, अफीम, पॉपी जिसको बोलते हैं। मादक द्रव्य व्यापार आपने सुना होगा, मानव तस्करी एवं मादक द्रव्य व्यापार आपने पढ़ा होगा, और जिसके एवज में दो नाम आते हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया हैं जहां पर हम मादक पदार्थों यानी ड्रग्स वगैरह, अफीम बेसिकली सबका अगर मदर है तो वो अफीम ही है, जिससे कि बाकी के ड्रग्स तैयार होते हैं। और इन्हीं का ट्रेड करके ये आतंकवादी या ये संगठन अपने लिए स्मॉल आर्म्स को एकत्रित करते हैं, जो आगे चलकर किसी न किसी देश की शांति और सुरक्षा को खतरा बनते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर्म्स पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जानकारी सफिशिएंट है। पर भी अगर कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, आपके रिसर्च वर्क, मतलब अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं स्मॉल आर्म्स पर, तो अभी काफी सेक्टर इसका छूटा हुआ है, काम बहुत कम हुआ है इस पे, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपका जो लास्ट टॉपिक है, बस उसमें दो शब्द दिए हैं, रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स। तो इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं पहले, तो आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके हिसाब से रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स कौन लोग हैं? इनके अगर दोनों की समानता की बात करें तो इन दोनों में क्या समान है वो बताएं। अपनी होम लैंड छोड़ करके दूसरी लैंड में आश्रय लेना, अपनी होम लैंड छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। हाँ, ये सही आंसर। आश्रय लेना गलत यहाँ पे नहीं है, मूल इसका ये है, दोनों में जो समानता है वो एक ही है, अपने मदर लैंड को यानी अपने होम लैंड को, अपने गृह देश को छोड़कर दूसरे देश में बसना या जाना। ठीक है, तो अब हम एक एक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं। तो माइग्रेंट्स में दो तरीके के दो तरीके के लोग हो सकते हैं जो माइग्रेट करते हैं। पहला, अच्छी सैलरी के लिए या अच्छी सुख सुविधाओं के लिए एक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में माइग्रेट कर जाना। ठीक है, और ये होता है उनकी स्वयं की इच्छा से। देखना, इसमें इच्छा बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि यही एक अंतर बनेगा आगे चल के। स्वयं की इच्छा से दूसरे देश में जाके रुकना या वहां बस जाना हमारा माइग्रेंट कहलाता है। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक लोग होंगे जो परमानेंट वहां पे माइग्रेट कर गए हैं, और एक लोग होंगे जो वहां जाके नौकरी करेंगे और फिर कुछ समय बाद वापस अपने होमलैंड आ सकते हैं या आ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे माइग्रेंट्स की कैटेगरी में। ठीक है, और ये अपनी इच्छा से जा रहे हैं, इनको जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा। ठीक, तो ये हो गए माइग्रेंट्स। अब बात करते हैं रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों की। नाम से ही देखो स्पष्ट हो रहा है कि शरणार्थी का मतलब शरण में जाने वाला। और शरण में जाने वाला जब शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एक भाव दया का आता है कि एक देश ने दया दिखाई कि दूसरे देश के ऐसे लोग जो उस देश से या तो उनको जबरदस्ती भगाया जा रहा था
या उस देश में ऐसी परिस्थितियां थी जो उनके रहने लायक नहीं थी, वहां से वो शरण लेने दूसरे देश में आ गए। ऐसे लोग कहलाते हैं शरणार्थी। ठीक है। जी अगर हम डेफिनेशन या कह लो इन दोनों के मेजर अंतर की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, माइग्रेंट्स जो हैं वो होते हैं, उनका रीजन है लीगल स्टेटस, और यूजुअली अपनी इच्छा से दूसरे देश में जाने वाले लोग। और रिफ्यूजीज वो कहलाएंगे वो जो अपने देश में चल रहे किसी भी तरह के संघर्ष को, हिंसा के कारण या अन्य ऐसी परिस्थितियों के कारण जिसके कारण वो वहां नहीं रह सकते हैं, तो वो दूसरे देश की शरण में चले जाते हैं या उसकी मांग करते हैं कि मुझे भी या हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। ठीक है। इस पर यूएन की पूरी वेबसाइट है, पूरा क्षेत्र है रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स पर। आप लोग इस पर अपना अध्ययन कर सकते हैं। दोनों का मेजर अंतर समझ में आ गया होगा। कोई बता सकता है हमारे यहाँ किन किन देशों के रिफ्यूजीज हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान और तिब्बत से भी। यस सर। चार देश आपने गिने। तिब्बत से भी हैं, और तिब्बत से तो मेन ही हैं हमारे दलाई लामा, जी जो आज भी भारत की शरण में है। ठीक है। जी इसके अलावा अभी आपने रोहिंग्या का आपने प्रकरण सुना होगा, जो म्यांमार से रिफ्यूज करके यहाँ पे आए, रिफ्यूजीज बन के। चकमा शरणार्थियों की भी बात आपने जान ही ली होगी, जो बांग्लादेश से हैं हमारे। और पाकिस्तान से भी कुछ शरणार्थी हमारे यहाँ आए, और जो बाद में यहाँ पे परमानेंटली बस गए। ठीक है। जी इसके अलावा माइग्रेंट्स की अगर बात करते हैं, तो माइग्रेंट्स में एक और हम टर्मिनोलॉजी जोड़ेंगे। माइग्रेंट्स में एक ऐसे लोग होते हैं जिनको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की दृष्टि से देखें, एक वर्ड आता है ब्रेन ड्रेन। आपने शब्द सुना है ब्रेन ड्रेन? यस सर। यानी कि यहाँ का दिमाग दूसरे जगह पर चला जाए। ब्रेन जो है हमारा, जो मस्तिष्क है, यानी जो उसका उपयोग यहाँ हो सकता था, वो उसका उपयोग अब कोई दूसरा देश कर रहा है, जबकि वो यहाँ के लिए यूज हो सकता था। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो यहाँ से अमेरिका चले गए, या वर्तमान में भी आप देखोगे नासा में बहुत सारे वैज्ञानिक भारतीय हैं, जो हो सकता हो यहाँ पर इसरो में रह के और बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन संसाधनों की कमी और अन्य के कई कारणों से यहाँ से वो माइग्रेट कर गए, और वहां पे जाके उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली। ठीक है। जी तो किसी को और कोई चर्चा करनी हो इस संबंध में तो मुझे बताएं, फिर हम कंटिन्यू वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसको डिस्पर्स करेंगे क्लास को। सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी और उसका टॉपिक क्या रहेगा? अब मेरे लिए बस एक टॉपिक बचा है आपको पढ़ाने के लिए, मेरे सेगमेंट में मैं बता देता हूं आपको। संभावित है शायद कल ही होगी, और मुझे अब पढ़ाना है आपको इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, नेक्स्ट डी सेक्शन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड वाटर सिक्योरिटी। कल तो क्लास नहीं है। कल का मतलब मंडे को? हाँ, जब भी हो। ओके। बस मेरे पास ये 3 टॉपिक मैंने कंसर्न दी थी अपनी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। इसके अलावा जो ई वाला पोर्शन है वो आपको डॉक्टर शिवेंद्र शाही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताएंगे।
जो चूंकि कल मैं बिजी था कहीं, इसलिए उन्होंने ए वाला पोर्शन ले लिया था आपका, तो जिससे आपकी पहली यूनिट पूरी हो जाएगी और 5वीं यूनिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जी सर। ठीक है, फिर जैसा कोर्स कोऑर्डिनेटर बताएंगे, हमसे वार्तालाप करेंगे, उस हिसाब से फिर आपको भी सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड बाय, थैंक यू सर। गुड बाय, फिर मिलते हैं। और